राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज की क्लास में अपने सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी में जितने भी टॉपिक है उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फटाफट रिवीजन कर लेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो अपने को इम्पोर्टेंट लगती है वो एक बार इसमें अपने पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो, ये क्लासेस मैंने पहले डाल रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहाँ से अगर एक एक क्लास देखना चाहो फुल डिटेल से, आपको बहुत शानदार तरीके से समझाया हो, वहाँ से देख सकते हो। बट इस क्लास में मैं वही चीज़ें समझाऊंगी, यानी फुल डिटेल में नहीं करवाने वाली। जो चीज़ें ऐसे लगता है कि हमें यहाँ ये तो पढ़ के जानी चाहिए, उन चीज़ों को मैं इस क्लास में जितने भी टॉपिक है उनसे मैं फटाफट करवा देती हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें, ये मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। पहले तो साथियों, जितनी भी परिभाषाएं हैं मैं उन सब परिभाषाओं को आपको करवा दूंगी, ठीक है ना। देखो, अगर मनोविज्ञान की परिभाषा पूछी जाती है, देखो परिभाषाओं से भी प्रश्न आते हैं। और जितने भी सिद्धांत है, जैसे एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत है, निर्मितवाद आपको पढ़ना है। इसके अलावा जीन पियाजे के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको तो मैं एक बार साथ में इस क्लास में बताने वाली हूँ, ठीक है ना। तो अपने साथियों, पहले तो जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको एक बार कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्रो एंड क्रो की कितनी बार पूछी गई इंपॉर्टेंट है। तो क्रो एंड क्रो की बेस आपको दो ही चीज नाम में ध्यान रखना है, मानव व्यवहार, मानव संबंधों का। क्रो एंड क्रो यानी क्रो से आप कौवा ले लेना और कौवे का मानव के साथ संबंध लेना है। वैसे से भी तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ये क्रो एंड क्रो के अनुसार। और पिल्सबरी के अनुसार देखो, मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। और मार्गन के अनुसार बात करें तो मनोविज्ञान, देखो म से मार्गन और मारना किसको ऐसे लो, पशु का अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो ऐसे करो, मानव है, मानव और पशु व्यवहार दोनों को लेना है। अगर मानव और पशु का व्यवहार अच्छा नहीं है तो बस मारना है, मार्गन, ऐसे माइंड में बिठा लो। मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। फिर वीएन झा के अनुसार शिक्षा ही प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। जो ऐसे लगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा सा आप समझ लेना, ठीक है। स्किनर के अनुसार देखो, स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। फिर बात करते हैं साथियों मैकडोगल के अनुसार। देखो, मैकडोगल इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो इसमें आपको आचरण एवं व्यवहार नाम ध्यान रखना है। कैसे याद करोगे, मैकडोगल से आ रहा है और मैकडोगल से मैकडोगल और मैं से मुंह खोलना है। मुंह खोलोगे तो आप आचरण करोगे, हाँ ना। व्यवहार करते हो कोई भी चीज तो व्यवहार तो देखो दिखता नहीं है, कोई आप मुंह से बोलोगे, बात करोगे तभी आपका पता चलेगा। तो आचरण एवं व्यवहार मैकडोगल से लेना। तो मैकडोगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ चिंतन है। वॉटसन के अनुसार पूछा गया कितनी बार, मैकडोगल इंपॉर्टेंट है, वॉटसन। तो वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। तो वॉटसन के अनुसार कैसे भी याद कर लो, पीछे आ रहा है वॉटसन में सन से आपको बेटा लेना है। और अपने बेटे का जो व्यवहार होता है, हम चाहते हैं कि ऋणात्मक ना हो, वो हमेशा ही धनात्मक हो, ऐसे लो। तो व्यवहार का धनात्मक विज्ञान मनोविज्ञान है, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान वॉटसन का, ऐसे याद रखें। जिम्बार्डे के अनुसार जैसे जिम्बार्डे और जैसे जीवधारी, नाम ध्यान रखना। तो मनोविज्ञान जीवधारियों का व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। फिर वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण, देखो वुडवर्थ, वुड से लकड़ी नाम आ रहा है, वुड लकड़ी को बोलते हैं। और लकड़ी आपको कहाँ मिलेगी, यानी कि जंगलों में, वहाँ का वातावरण देखा जाएगा आपको जंगलों का। तो मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहारों का अध्ययन, ऐसे याद रह जाएगा। फिर हिलगार्ड एटकिसन के अनुसार हिलगार्ड से आप लोग कि जब भी कोई मानव या जो प्राणी है, जो मानव कोई ऐसा अलग ही व्यवहार करता है तो आप हिल जाओगे, है ना। तो मनोविज्ञान मानव तथा दूसरे प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। जब मानव ऐसे लो, यानी कि मानव है वो कोई दूसरे प्राणी है, उसके जैसा व्यवहार करेगा तो आप हिल नहीं जाओगे। तो मनोविज्ञान मानव तथा दूसरे प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है। हिलगार्ड एंड की पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। फिर स्किनर के अनुसार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार अनुभव, देखो स्किनर से स्किन लो अपनी, और स्किन है, अगर अपनी स्किन खराब है तो अपने को बहुत सारा कुछ अनुभव होगा, इसे लो। और व्यवहार से भी अनुभव होगा कि हमारी स्किन कैसे सही हो ना, तो इस हिसाब से थोड़ा सा कनेक्ट कर लो भाई, व्यवहार व अनुभव, ऐसे याद करना स्किन के अनुसार। फिर गार्डन मर्फी के अनुसार, तो मर्फी जीवित व्यक्ति, नाम रट लो, जीवित व्यक्ति। तो मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों, मैं से मरा हुआ ऐसे लो, और इधर एक तरफ जीवित व्यक्ति, तो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन है। फिर है रिसरेली के अनुसार
मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो ये परिभाषा ही थोड़ी सी देख लेना। मैकडूगल की इंपॉर्टेंट, मैकडूगल आचरण एवं व्यवहार, वॉटसन की व्यवहार किसका, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। और वुडवर्थ की भी इम्पोर्टेंट है और स्किनर की भी इम्पोर्टेंट है। अब जो इम्पोर्टेंट है इस पेज पे थोड़ा सा आप ये देख लो कि व्यवहार का अध्ययन 20वीं सदी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, शताब्दी पूछे आपको। अब ये प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि व्यवहार का अध्ययन की बात करें तो व्यवहार शब्द पूछे आपको किसके द्वारा प्रचलित है, जे.बी. वॉटसन द्वारा प्रचलित किया गया और स्वीकार किया वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर और मैकडूगल ने, ठीक है। और साथियों चेतना के विज्ञान की बात करें तो 19वीं शताब्दी का है और व्यवहार का अध्ययन 20वीं शताब्दी का है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि 1905 में मैकडूगल है, इन्होंने अपनी इनकी पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी के 16 प्रचेतना शब्द को एक बुरा शब्द बताकर उनकी क्या किया, आलोचना करते हुए लिखा कि चेतना एक बुरा शब्द है। अब इस पेज पे थोड़ा सा ये देख लो, इम्पोर्टेंट है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाला पूछे तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान ऐसे आत्माकार ऐसे अरस्तु। एक ये भी पूछा गया है कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन, तो वर्तमान में भी मानव व्यवहार का विषय है, ठीक है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो रुडोल्फ गॉइकल ने किया, ठीक है। कब, 1590 ईस्वी में, ठीक है। अब जो पेज इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना, इस पे आप एक बार ये जितने भी संप्रदाय हैं इनको आप पढ़ के चले जाना, इनके प्रवर्तक जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो आजकल जो प्रश्न है ना वो ज़्यादातर तो आपके माइंड का भी पूछा जाता है कि आपका जैसे कि सोच आधार पर, है ना, कि सोच के आधार पर जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई भी अगर साइकोलॉजी में चाहे वो संप्रदाय चाहे कुछ भी हो, उनको बेसिक से लेकर के आपने डीपली पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, या साइकोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई है, तो आप कोई भी चीज़ वहाँ से गलत नहीं करते हो। तो सोच आधारित जो होती है आपकी, अगर सोच अच्छी है, जैसे तार्किक चिंतन वाले प्रश्न है, तो वहाँ से देखो कोई भी तार्किक चिंतन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ अगर आप सही कर लेते हो, अगर वहाँ पर आपका दिमाग काम करता है तो वो चीज़ें ज़्यादा आती है प्रश्न में, यानी कि सोच पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, तो वो आप एक बार उनको बहुत अच्छे से पढ़ करके ही हल करना प्रश्नों को, ठीक है। तो यहाँ पर संप्रदाय देख लेते हैं अपने कि अगर आपको पूछे कि संरचनावाद या अंतर्दर्शनवाद संप्रदाय है, इनके प्रवर्तक पूछे संरचनावाद के, तो ध्यान रखना विलियम वुंट, वैशिष्ट टीचनर, ठीक है। तो संरचनावाद जिसको अंतर्दर्शनवाद संप्रदाय बोलते हैं, तो विलियम वुंट संप्रदाय इनके प्रवर्तक है। फिर प्रकार्यवाद या कार्यवाद बोलते हैं जिसको, इनके विलियम जेम्स, ठीक है। तो संरचनावाद के विलियम वुंट, प्रकार्यवाद या कार्यवाद के विलियम जेम्स। सहयोगी की बात करें तो जॉन डीवी, जेम्स आर एंजिल। फिर व्यवहारवाद संप्रदाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, लगा लो इसको तो अच्छे से रट लो। व्यवहार आपको ऐसे लेना, जे.बी. वॉटसन, हमारा जो पिच आ रहा है वॉटसन सन के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए से लो, तो जे.बी. वॉटसन व्यवहारवाद संप्रदाय, जे.बी. वॉटसन का। समग्रवाद जिसको गेस्टाल्ट संप्रदाय बोलते हैं, ये मैक्स वर्दीमर का है। सहयोगी की बात करें तो कॉलर, कोफ्ता, कुर्तलेविन। फिर बात करें इसका, ये भी ध्यान रखना, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है समग्रवाद दे करके या फिर सूझ का सिद्धांत देकर पूछा जा सकता है। इसको समग्रवाद सिद्धांत भी बोलते हैं, गेस्टाल्ट सिद्धांत भी बोलते हैं, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोलते हैं, पूर्णाकार सिद्धांत बोलते हैं, पूर्ण से अंश का सिद्धांत बोलते हैं। तो कुछ भी देकर पूछे तो मैक्स वर्दीमर, ठीक है। मानवतावाद का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, तो मानवतावाद सिद्धांत का पूछा गया, अब्राहम मेस्लो है इनके प्रवर्तक, ठीक है। और कार्ल रोजर्स, ठीक है, जो अमेरिका के कार्ल रोजर्स मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। फिर बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब इस आप जो संप्रदाय है, जो सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद, इसको आपको पूरा पढ़ना है सिगमंड फ्राइड का, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो फुल डिटेल से अपने पढ़ेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। तो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत की बात करें तो सिगमंड फ्राइड के प्रवर्तक कौन है, मनोविश्लेषणवाद के सिगमंड फ्राइड। ध्यान रखना कितनी बार पूछा गया है यहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं, सीधा भी पूछा जाता है कि मनोविश्लेषणवाद किसका, सिगमंड फ्राइड का है। प्रेरकीय संप्रदाय विलियम मैकडूगल। तो मनोविश्लेषण कैसे भी ध्यान रखना, मनोविश्लेषण स आ रहा है, स से सिगमंड फ्राइड, प्रेरकीय सिद्धांत विलियम मैकडूगल। और साहचर्यवाद की बात करें तो जॉन लॉक का। संज्ञानवाद भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, संज्ञानवाद है जीन प्याजे का, रट लो, इंपॉर्टेंट है, संज्ञानवाद से भी प्रश्न आते हैं। तो एक तो देखो व्यवहारवाद संप्रदाय
ये ध्यान रखना। मानवतावाद सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, संज्ञानवाद। जीन पियाजे का अन्य समर्थक देख लो, जेरोम ब्रूनर हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, कुर्ट लेविन हो गए। प्रयोजनवाद सिद्धांत की बात करें तो विलियम मैकडूगल। ये कुछ संप्रदाय मैंने एक तरफ लिखे हैं जिनके मुख्य प्रवर्तक भी लिख रखे हैं, प्रारंभ भी साथ में डेट सन लिख रखे हैं। संरचनावाद की बात करें तो मुख्य प्रवर्तक फिर से लिखे देखें, संरचनावाद के विलियम वुंट टीचनर, ध्यान रखना, प्रारंभ 1892 में। व्यवहारवाद का वोटसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में हल, टोलमैन और स्किनर भी ध्यान रखना। व्यवहारवाद देखो वोटसन और प्रारंभ 1913 में व्यवहारवाद संप्रदाय। समग्रवाद की बात करें, समग्रवाद मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोप्ता, लेविन, ठीक है। और 1912 में मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड, ध्यान रखना, साथ में जुग और एंडलर भी ध्यान रखना 1900 में, ठीक है ना, प्रारंभ। तो ये आपको संरचनावाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद, मनोविश्लेषणवाद ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों अब पहला है जो अपने को इसको पूरा पढ़ना है अच्छे से, कि व्यवहारवाद संप्रदाय की बात की तो 20वीं सदी का ध्यान रखना। व्यवहारवाद संप्रदाय को मनोविज्ञान का द्वितीय बल भी कहा जाता है। आपको पूछे कि व्यवहारवाद संप्रदाय को मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है, द्वितीय तो द्वितीय बल कहा जाता है। और साथियों बात करें तो जॉन ब्राउड्स, जेबी वॉटसन है जो इनके द्वारा 1913 में व्यवहारवाद की शुरुआत की गई। तो व्यवहारवाद की शुरुआत ध्यान रखना 1913 में की गई। 20वीं सदी की व्यवहारवाद संप्रदाय शुरुआत 1913 में, किनके, जेबी वॉटसन के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है। स्थापना व्यवहारवाद संप्रदाय की समझ लो, व्यवहार कैसा करना चाहिए, सन के साथ अच्छा करना चाहिए, सन बेटे के साथ, तो जेबी वॉटसन। समर्थक कौन कौन है इसके समर्थक, ध्यान, स्थापना जेबी वॉटसन करते, समर्थक बी एफ स्किनर हो गया, मैकडूगल हो गया, क्लार्क हल हो गया, टोलमेल हो गया, ईवी पावल हो गया। ये सब के सब क्या है, व्यवहारवादी समर्थक है। व्यवहारवाद का सर्वप्रथम प्रयोग पूछे आपको सबसे पहले तो विलियम मैकडूगल द्वारा किया गया। और व्यवहारवाद संप्रदाय का स्थापना जेबी वॉटसन, सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल द्वारा। और विलियम मैकडूगल की पुस्तक देखो, मैकडूगल मुंह है और मुंह से आउटलाइन यानी कि आउटलाइन लगाई जाती है ना, तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मैकडूगल की आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी याद रह जाएगी पुस्तक, ये इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद वाला, व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1905 ईस्वी में, ध्यान रखना, किसने, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया। अब ये वॉटसन की पुस्तकें देखो, व्यवहारवाद मनोविज्ञान एक तुलनात्मक अवधारणा, जो 1914 ईस्वी में जेबी वॉटसन ने। और इसकी बात करें, इस पुस्तक में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का आपको पूछ लिया, व्यवहार शब्द का जो वर्णन व्याख्या किया वो 1914 में, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो व्यवहारवाद मनोविज्ञान एक तुलनात्मक अवधारणा 1914 में सबसे पहले व्यवहार शब्द का वर्णन एवं व्याख्या इस पुस्तक में किया गया, जेबी वॉटसन ने, ध्यान रखना। मनोविज्ञान की बात करें तो ये भी वॉटसन की पुस्तक है। व्यवहार मनोविज्ञान एक तुलनात्मक अवधारणा, एक मनोविज्ञान है, व्यवहार का एक दृष्टिकोण, और एक व्यवहारवाद है, पूर्णतः व्यवहारवाद पर आधारित। प्रकाशन 1924 में होती है, ठीक है ना। मैं आपको ये भी करवाऊंगी संरचनावाद, जिसको अस्तित्ववाद बोलते हैं। इससे पहले अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उनको देख लेते हैं। एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मनोविश्लेषणवाद जो सिगमंड फ्राइड का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फुल डिटेल से भी आपको करवा रखा है, आप प्ले लिस्ट चेक करना, वहां पर आपको सारे के सारे सिद्धांत भी मिल जाएंगे। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको पहले अपने कर लेते हैं। तो साथियों मनोविश्लेषणवाद है, अगर आपको पूछे प्रवर्तक तो मनोविश्लेषणवाद किसका, सिगमंड फ्राइड का, ध्यान रखना, स्थापना 1900 ईस्वी में। और ये देखो मनोविश्लेषणवाद है, इस मनोविश्लेषणवाद को मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा गया है, ना कि द्वितीय बल। तो मनोविश्लेषणवाद को मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा गया है। और इस संप्रदाय में मनोविश्लेषणवाद में ध्यान रखना 2 मॉडल बताए गए हैं। एक तो स्थलाकृति संरचना जिसमें चेतन, अर्धचेतन, अचेतन मन आता है। एक संरचनात्मक मॉडल जिसमें इदम, जिसको ईद बोलते हैं, अहम जिसको ईगो बोलते हैं, परम अहम जिसको सुपर ईगो बोलते हैं। तो ये संरचनात्मक मॉडल है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। बात करें फ्राइड ने व्यवहार पर अचेतन मन के प्रभाव पर बल दिया है, ठीक है ना। सिगमंड फ्राइड ने किस पे, अचेतन मन के प्रभाव पर बल दिया है। और फ्राइड के लैंगिक मूल प्रवृत्ति पर अत्यधिक बल दिए जाने के कारण उनके 2 साथी अलग भी हो गए थे। तो साथियों बात करते हैं स्थलाकृति संरचना जिसमें चेतन, अर्धचेतन, अचेतन आता है। तो चेतन की बात करें तो जो भी हम प्रत्यक्ष में करते हैं, यानी कि चेतन मन के अनुसार व्यक्ति है वो जागृत अवस्था में रहता है तथा उसके मस्तिष्क में जितनी भी क्रियाएं होती है वो साथ साथ चलती रहती है।
और देखो चेतन की बात करें तो चेतन मन का जो कुल भाग होता है वो 1/10 भाग होता है, यानी कि 10% होता है। 1/10 भाग होता है, कितना परसेंट होता है? 10% होता है। अचेतन की बात करें तो ये 90% होता है। अचेतन की बात करें तो मन में जो दमित इच्छाएं होती है वो अचेतन मन के अंतर्गत आती है। तो ये अचेतन मन होता है, ये दमित इच्छाओं का भंडार होता है साथियों। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके जो मस्तिष्क में जो अचेतन मन में उसमें कोई दुखद बातें हो गई, यानी कि कोई दुखी है, वो दुखद बातें अंदर ही अंदर वो घुटता है, या फिर अतृप्त इच्छाएं होती है, जैसे अतृप्त इच्छाओं का तो भंडार होता है ये जो होता है 9/10 होता है, यानी कि 90% होता है। जैसे मान लो आप ऐसे सोचो, यानी कि अचेतन मन में क्या है, मन में जो दमित इच्छाएं अचेतन मन के अंतर्गत आती है, दमित इच्छाओं का भंडार होता है। जैसे कोई मान लो किसी की मृत्यु हो गई और उस मृत्यु को बुलाना, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर उस लड़ाई झगड़ा होने पर उस अचेतन मन के बुलाने की मान ले कोशिश करते हैं ना, तो वो अचेतन मन में आती है। अर्धचेतन की बात करें तो देखो चेतन और अचेतन के बीच की जो अवस्था होती है वो अर्धचेतन होती है। जैसे कोई भी बात की गई है, उन बात की गई बातों को अचानक भूल जाना, या फिर अटक जाना, या फिर हकला जाना, ये सारी की सारी जो अर्धचेतन होती है इनमें आती है। जिससे कोई व्यक्ति है वो काम को भूल गया और बाद में उसके तुरंत बाद में वो बात याद आ जाती है, वो अर्धचेतन में होता है। तो ध्यान रखना कि अपने मनोविश्लेषणवाद पढ़ रहे हैं, सिगमंड फ्राइड का ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनोविश्लेषणवाद को मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा गया है, और इसमें जो स्थलाकृति में संरचना है, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन है। चेतन है वो 10% और अचेतन 90% है। अर्धचेतन चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था होती है। जैसे आप एग्जाम सेंटर में जाते हो, है ना, प्रश्न, वहां पर प्रश्न पत्र होता है, और वहां पर आप एग्जाम करते हो, आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, उस टाइम नहीं आया याद, और जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से, हॉल से बाहर निकले, और बाहर निकलते ही आपको वो उत्तर आ गया। तो ये चीजें अर्धचेतन मन में होती है, ठीक है ना। ये अर्धचेतन में चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था होती है। फिर बात करते हैं साथियों संरचनात्मक मॉडल, जिसे ईद बोलते हैं, अहम जिसको ईगो, परम अहम जो सुपर ईगो होता है। ये यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। देखो बात करते हैं सबसे पहले इदम, जिसको ईद बोलते हैं, यानी कि ये तामसिक प्रवृत्ति का होता है, जिसको बोलते हैं राक्षस के समान, यानी कि राक्षसीय प्रवृत्ति का होता है। अनैतिकता बोल देते हैं जिसको। इदम में इसमें तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग आते हैं। अहम की बात करें तो इसमें मानवीय प्रवृत्ति वाले लोग आते हैं, जिसको बोल देते हैं वास्तविकता वाले। और परम अहम सुपर ईगो बोलते हैं, जिसको इसमें कौन से व्यक्ति आते हैं, देवत्व प्रवृत्ति वाले पाए जाते हैं, जिसको नैतिकता बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इदम की बात करें तो साथियों इसमें देखो तार्किक व नैतिक अनुपस्थित होती है। सुखवादी सिद्धांत बोलते हैं, इसमें तत्काल आनंद, सुख व संतुष्टि प्राप्त करना। अब देखो यहाँ पर तामसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, यानी कि जिसको राक्षसीय प्रवृत्ति वाला बोल सकते हैं ना व्यक्ति को, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, जब कोई एक व्यक्ति है उसकी मान लो शारीरिक इच्छाएं हैं वो इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती है कि उसमें मानसिक स्तर द्वारा नियंत्रित नहीं हो पा रही, तो ऐसी जो विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति है वो ही इदम कहलाती है। और इदम जन्मजात ही होता है, ठीक है ना। पूछ ले आपको कि जन्मजात है या तो इदम जन्मजात होता है। सामान्यतः बचपन में अपने देखते हैं कि इदम ज्यादा होता है, बचपन वाले टाइम में बच्चे जिद करते हैं ना, तो वहां पर ये चीजें ज्यादा होती है, जिद वाली प्रवृत्ति होती है ना। एक तामसिक प्रवृत्ति, टॉफी के या कोई खाने की चॉकलेट के लिए जब बच्चे जिद करते हैं तो उनको दिलवानी पड़ती है, वो जिद ही करेंगे, तो तामसिक प्रवृत्ति होती है। यहाँ तो देखो ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पर मानवीय प्रवृत्ति वाले आ जाते हैं, देवत्व यानी बुढ़े लोग जो देवत्व प्रवृत्ति वाले आ जाते हैं। यानी कि आप अपने दादा दादी को समझो, यहाँ पर परम अहम में आते हैं सुपर ईगो। आप मान लो कहीं घूमने जा रहे हो और आपके दादा दादी है, उनका भी मान लो मन तो करता है घूमने के लिए भी, हाँ हमें भी लेकर के जाए, और फिर भी आप बोलोगे ना दादा दादी को भी, आप चलोगे क्या दादी जी या दादाजी, तो वो यही बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा आप चले जाओ। वो अपने मन को मार लेते हैं, यहाँ पर मन उनका भी करता है, ऐसी बात नहीं है कि करता नहीं है, पर यहाँ पर वो देवत्व प्रवृत्ति वाले आ जाते हैं ना। यानी कि व्यक्ति आदर्शवादी और नैतिकता का सिद्धांत लिए होते हैं, यहाँ पर वो अपने मन को मार करके वो चीज देखते हैं, ठीक है। और जो इदम है इसमें व्यक्ति की जो मूल वासनाएं होगी, प्रवृत्तियां होगी, दमित इच्छाएं, वो सब इसमें आती है। बच्चा होता है तामसिक प्रवृत्ति वाले यहाँ पर होते, जिद करनी है उनको, कोई तनाव तो होता नहीं है, टेंशन तो होती नहीं है, बिना किसी बाधा के, यानी कि मतलब उनको आनंद चाहिए, यानी कि सुख चाहिए, संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, हमें तो मिल गई खाने के लिए वो चीजें। और जो अहम में होता है यहाँ पर जो वास्तविकता होती है, वास्तविकता से संबंध रखते हैं।
यानी कि जब एक व्यक्ति की जो शारीरिक इच्छाएं हैं और जो मानसिक शक्तियां हैं उनके बीच में उनके मध्य संतुलन की जो स्थिति होती है वो ही जो विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति है वो ही क्या कहलाती है, अहम कहलाती है। ठीक है। और यहाँ पर वो इच्छा को नियंत्रण, परम अहम वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रण कर लेता है। यानी कि जब एक व्यक्ति की मानसिक शक्ति क्या, यानी कि सुपर ईगो में बात कर रहे हैं कि व्यक्ति की जो मानसिक शक्ति है वो इतनी प्रबल हो कि उसके शरीर की हर इच्छा को नियंत्रित कर पा रही है। यानी कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता है वो अपनी इच्छा होता है उनको नियंत्रित कर लेता है, तो वो क्या कहलाती है, वो परम अहम में आती है। तो एक बार ये चीजें देख लो आप। मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्राइड इनके प्रवर्तक है मनोविश्लेषणवाद के, और मनोविश्लेषणवाद को मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। और बात करें साथियों, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन ये स्थलाकृति संरचना है। चेतन की बात करें 10% और अचेतन 90%, अर्धचेतन इन दोनों के बीच का होता है। इदम की बात करें तो बस ये मोटी मोटी चीजें इसमें ये ध्यान रखना, तामसिक प्रवृत्ति को होता है, यानी कि राक्षसीय प्रवृत्ति वाला होता है। तार्किक, नैतिक और ये सब इसमें अनुपस्थित होते हैं, तार्किक नैतिक नहीं होता है। सुखवादी सिद्धांत बोलते हैं इसको, अपने सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं और तत्काल आनंद, सुख एवं संतुष्टि प्राप्त करना है इनको, ये सभी ये चाहते हैं। अहम की बात करें, ईगो इस मानवीय प्रवृत्ति वाले होते हैं। निर्णय प्रत्यक्षीकरण के आधार पर और निर्णय लेते हैं, वो प्रत्यक्षीकरण के आधार पर आगे की घटना का पूर्व विचार करते हैं। परम अहम की बात करें तो इसमें व्यक्ति में देवत्व प्रवृत्ति पाई जाती है। व्यक्ति आदर्शवादी और नैतिकता का सिद्धांत लिए होते हैं। ये आप यहाँ से समझ जाओगे। पहले तो देखो, फ्राइड के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति में तीनों का समन्वय होता है, तो संतुलित में ईगो मजबूत होता है। और फ्राइड ने स्व मोह, नार्सिसिज्म तथा लिबिडो की अवधारणा दी है। और इदम देखो, इदम शेषवावस्था में, अहम बाल्यावस्था में होता है जिसको ईगो बोलती है। परम अहम जो कि किशोरावस्था में, किशोरावस्था से चला जाता है यानी कि बुढ़ापे की तरफ, वहां से बुढ़ापे में ज्यादा ये चीज परम अहम सुपर जो ईगो है वो होता है। बात करें इदम में, स्वार्थी होते हैं, सुख चाहिए इनको, बस किसी भी हाल में लेना है, तो जैसे कोई खाने की चीज मतलब भी होती है। पशु प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है ना। और अहम की बात करें साथियों, तो सुख चाहिए बट सम्मान के साथ चाहिए इनको। और इसे क्या क्या कहा जाता है, पुलिसमैन, किंग ऑफ माइंड, मन का राजा कहा जाता है। परम अहम की बात करें, सुपर ईगो की आदर्शवादी सिद्धांत है और ईद और ईगो पर ये नियंत्रित करता है। ईग और जो ईद और ईगो इन पर नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ये पूरी तरह सामाजिकता, नैतिकता पर आधारित है, ये चेतन मन से जुड़ा है। ठीक है, ये चीज अवस्था का और नाम देख लो, पूछ ले कि इदम जिसको ईद बोलते हैं ये अबोधात्मक अवस्था है। अहम की बात करें ये बोधात्मक अवस्था है। परम अहम सुपर ईगो है, ये आदर्शात्मक। ठीक है, अब देख लेते हैं संज्ञानवाद जिसको निर्मितवाद बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संज्ञानवाद प्रतिपादक जीन प्याजे है। अन्य समर्थक भी देख लो, जेरोम ब्रूनर हो गए, कुर्ट लेविन हो गए, वाइगोत्स्की हो गए। और संज्ञानवाद को निर्मितवाद भी कहा जाता है। और इस संप्रदाय का, संज्ञानवाद के संप्रदाय का केंद्र मानसिक क्रियाओं जैसे तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान तथा संप्रत्यय मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है लाइन। देखो, पहले तो इसको निर्मितवाद बोलते हैं और संज्ञानवाद पर भाषा व कंप्यूटर विज्ञान का प्रभाव पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो, ये संप्रदाय चिंतन, तर्क, कल्पना आदि मानसिक संक्रियाओं पर बल देता है। ये ध्यान रखना कि संज्ञानवाद किस पर बल देता है, तो चिंतन, तर्क, कल्पना और मानसिक संक्रियाओं पर बल देता है। ठीक है, फिर बात करें साथियों साहचर्यवाद। साहचर्यवाद के जनक देखो जॉन लॉक, इंग्लैंड के, समर्थक हॉब्स और हॉर्टले। और जॉन लॉक ने साहचर्य संबंधी अपने विचारों को 1990 ईस्वी में अपनी पुस्तक इजी कंसीडरिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये जो उनकी पुस्तक है इसमें बताया। ठीक है, तो जॉन लॉक ने साहचर्य संबंधी अपने विचारों को 1960 ईस्वी में अपनी पुस्तक में बताया। इन्होंने मनोविज्ञान ने स्मरण व मानसिक क्रियाओं की तुलना में अधिगम पर अधिक बल दिया था और अधिगम पर आधार पर अनुभव पर बल दिया। फिर जॉन लॉक के अनुसार बालक जन्म के समय कागज के समान खाली मस्तिष्क लेकर पैदा हुआ होता है, जिस पर साहचर्य व्यवहार में अपने अनुभव लिखता है। फिर प्रयोजनवाद का इसमें कुछ इतना अब नहीं पढ़ेंगे, वैसे मैंने फुल भाई करवा रखा है। विलियम मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्ति है, इनको आप देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, प्रयोजनवाद की बात के प्रवर्तक विलियम मैकडूगल है। आत्म सम्मान को महत्व दिया जाता है, चेतना का विरोध करती है। ठीक है, और मूल प्रवृत्ति के 3 अंग जानना, अनुभव करना, संकल्प करना। फिर फटाफट अधिगम की परिभाषाएं देख लेते हैं, जितने भी सिद्धांत है वो सब देख लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये चीजें नहीं बताऊंगी कि अधिगम का क्या अर्थ है, ये चीजें पढ़ रखी है आप लोगों ने। मैंने, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अगर आप पहली बार कर रहे हो, अगर रिविजन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ रिविजन हो रहा है, नहीं तो आप पहले से आप 0 से देख लेना। ठीक है, स्किनर के अनुसार देखो, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। तो स्किनर के
अनुसार पूछे तो व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। और वुडवर्थ के अनुसार पूछे तो नवीन ज्ञान, वुडवर्थ का ध्यान रखना, वुड से लकड़ी, लकड़ी आप लकड़ी को कुछ भी काटोगे, कुछ भी करोगे, नए ज्ञान सीखोगे, तो नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है, तो ऐसे याद रह जाएगा आपको। गेट्स पहनने के अनुसार अनुभव, देखो गेट से आप लो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किया। अब देख, गेट से गेट लो और गेट खोलोगे, आपको पहली बार नहीं खुलता, दोबारा खोलोगे तो आपको अनुभव होगा। गेट खोलोगे तब प्रशिक्षण, तब गेट से अनुभव हो रहा है, वहां से प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है और उस प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आएगा। आपने अनुभव प्राप्त किया तो व्यवहार में अपने आप परिवर्तन आएगा, तो इससे याद रह जाएगा। हिलगार्ड के अनुसार नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना अनुभव है, अधिगम है। तो हिलगार्ड के अनुसार नई परिस्थिति आती है तो आप हिल जाते हो ना, तो नवीन परिस्थितियां आ गई तो उस नवीन परिस्थितियों में खुद को अनुकूलित करोगे तो ये अधिगम ऐसे याद रह जाएगा। फिर बात करते हैं मर्फी के अनुसार अधिगम व्यवहार एवं दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। गिलफोर्ड इंपॉर्टेंट है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। गिलफोर्ड, व्यवहार का कारण अगर व्यवहार में परिवर्तन आए तो वही अधिगम है। विलियम वुडवर्थ के अनुसार इंपॉर्टेंट है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ध्यान रखना। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो क्रो एंड, भाई क्रो से कौआ ले लेना, और कौआ की आदत ही ऐसी होती है, उनसे ज्ञान, अभिवृत्तियां, उनका ही अर्जन है। फिर है विलियम लेविस के अनुसार अभ्यास एवं अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। फिर पील के अनुसार व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है जो वातावरण में परिवर्तन के अनुसरण में होता है। मैं यहाँ पर ये आपको कुछ भी नहीं करवाने वाली, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक वगैरह फुल डिटेल से करवा रखी है। मैं वही चीजें करवाऊंगी जो मेरे को लगती है हाँ भाई ये चीजें करनी चाहिए, थोड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिन चीजों का रिविजन करना चाहिए बस वो मैं करवा रही हूँ, बाकी आपको फुल डिटेल से पढ़ लेना, ठीक है। अब इनमें से अपने ये पढ़ेंगे जितने भी है। देखो, अधिगम सीखने के सिद्धांतों के वर्गीकरण की बात करें तो साथियों व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत आते हैं। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं करवाऊंगी, सारे नहीं करवाने वाली हूँ, ठीक है ना। सारे तो मैंने करवा रखे हैं, बार बार इसलिए बोलती हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहां पर सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं। यहाँ पर देखो व्यवहारवादी सिद्धांत, पहले तो कौन कौन से आते हैं इसमें, संज्ञानवादी में कौन से आते हैं, तो पहले तो व्यवहारवादी सिद्धांत के नाम देखो। व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं, संबंधवादी सिद्धांत कहते हैं, व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत कहते हैं, और परिधेय सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है ना, परिधार्य सिद्धांत। फिर बात करते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत का नाम देखो, ज्ञानात्मक बोलते हैं संज्ञानवादी को, ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत बोलते हैं। अब साथियों बात करते हैं, देखो यहाँ से सबसे पहले व्यवहारवादी सिद्धांत में कौन कौन से, व्यवहारवादी प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जिसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बोलते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत बोलते हैं, एक ही नाम है, प्रयत्न एवं भूल का, प्रयास एवं त्रुटि का, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये व्यवहारवादी सिद्धांत है, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों, दूसरा इंपॉर्टेंट है पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है जिसको संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, हल का प्रबंधन सिद्धांत, समीपता अनुबंधन का सिद्धांत और स्थानापन्नता का सिद्धांत। फिर बात करते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत में, देखो संज्ञानवादी में गेस्टाल्ट सिद्धांत जिसको सूझ सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। तो संज्ञानवादी सिद्धांत में आता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, और संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका पूछे तो जीन पियाजे का। फिर ब्रूनर का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रूनर का सिद्धांत पूछे जाते हैं, जेरोम ब्रूनर। तो ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत है जो जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत है। बांडूरा का सामाजिक अधिगम, तो सामाजिक अधिगम बांडूरा का, संरचनात्मक जेरोम ब्रूनर का, संज्ञानात्मक जीन पियाजे का है, और तलरूप क्षेत्र का सिद्धांत कुर्ट लेविन का है। टोलमेल का सिद्धांत एडवर्ड चेस टोलमेल का है। डेविस आसुबल का अर्थबोधिक शाब्दिक अधिगम सिद्धांत हो गया, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत हो गया, ये सब अपने देखेंगे, ठीक है ना। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो ही करवाऊंगी मैं। पहले तो थोड़ा सा जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसके नाम देख लो किस नाम से पूछे जा सकते हैं, तो इनको पूर्णाकार सिद्धांत बोलते हैं, पूर्ण सेंस का सिद्धांत बोलते हैं, सोच का सिद्धांत पूछे। इनके प्रवर्तक देख लो, बस मैक्स वर्दिमर प्रवर्तक है, और प्रयोगकर्ता कोहलर है, सहयोगकर्ता कोफ्ता है, ठीक है ना। और प्रयोग उन्होंने मनवान चिंपोजिया उन पर किया था, नाम उनका सुल्तान था। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिस कारण था एक समग्र अथवा पूर्ण संरचना से जिसकी विशेषता का पता उसके संपूर्ण गुणों से चलता है, न कि अवयवों के अवलोकन से। तो संज्ञानवादी विचारधारा में जीन पियाजे, कोहलर, कोफ्ता, मैक्स वर्दिमन, कुर्ट लेविन ये सब है।
जो इम्पोर्टेंट है इसमें जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि पियाजे ने सर्वप्रथम 1920 से बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। देखो इसमें 21वीं सदी के अपने बाल कौशल भी कर लेंगे, ठीक है ना, 21वीं सदी के कौशल भी करेंगे। एक बार मैं बता देती हूँ नोट्स में, एक आपको यहाँ से जो अपने बाल विकास करेंगे तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला आपको पेज पढ़ना है, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार बता रही हूँ क्या क्या पढ़ना है इसमें। आपको ये कोहलबर्ग का नैतिक विकास भी पढ़ लेना है, ठीक है ना। अभी बिखरे पड़े हैं सारे के सारे पेज। एक ये विकास की अवस्था, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। अभी मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखो ऐसे करके सबके सब हाल बेहाल पड़े हैं, क्योंकि ये देखो इस तरह से हुए पड़े हैं सबके सब। तो जीन पियाजे के सिद्धांत की बात करें तो जीन पियाजे से पहले ये चीजें पढ़ लो कि ये जीव शास्त्री थे, मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिक कार्य किया। इन्होंने स्वयं के बच्चों पर निरीक्षण करके मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो साथियों बात करते हैं, पियाजे ने सर्वप्रथम 1920 से बाल विकास के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया और 1923 में इनकी सर्वप्रथम पुस्तक जो है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक इन्होंने 1923 में लिखी सबसे पहले। फिर बात करते हैं जीन पियाजे के अनुसार बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है, वह बच्चा अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। देखो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आपको पूछे विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किनको मानता है? जीन पियाजे को। और जीन पियाजे ने मानसिक विकास की अवस्था को संज्ञानात्मक विकास कहा जो जीवन पर्यंत चलता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की उम्र के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई है जो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है अब पीछे, तो ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीन पियाजे का इम्पोर्टेंट है जो कि यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। देखो 4 अवस्थाएं बताइए साथियों। जो बात करते हैं संवेदी पेशीय, जिसको संवेदनात्मक अवस्था बोलते हैं, इंद्रजनित अवस्था बोलते हैं, जो कि ये अवस्था होती है संवेदी पेशीय संवेदनात्मक अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष यानी कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। और ये चारों की चारों अवस्थाएं है ना, एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे पर आश्रित निरंतर चलती रहती है। तो स्वेदी पेशीय ध्यान रखना, संवेदनात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष। और जीन पियाजे इन्होंने एक इनका पुत्र था लॉरेंट और 2 इनकी पुत्रियां थी, एक तो ल्यूसिन और एक जैकलिन, उन पर प्रयोग करके अध्ययन किया था। और दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। और जो स्थूल या मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है वो 7 से 12 वर्ष होती है। कहीं आपको ये 2 से 6 वर्ष दिखती, कुछ बुक्स में ये 6 से फिर 12 वर्ष देखती है। तो आपको 2 से 7 वर्ष या 2 से 6 वर्ष मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो स्थूल या मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जिसको अमूर्त बोलते हैं, स्थूल या मूर्त क्रियात्मक 7 से 12, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक, ठीक है। तो स्वेदी पेशीय जन्म से 2 वर्ष, पूर्व सक्रियात्मक फिर 2 से 7 वर्ष करना है, फिर 7 से 12 आती है वो स्थूल या मूर्त आती है। मूर्त क्रियात्मक 7 से 12, अमूर्त होती है जो औपचारिक क्रियात्मक होती है वो 12 से प्रौढ़ावस्था तक। ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर भले ही आपको दिख ना रहा हो, छोटे छोटे इस तरह से लिखा हुआ हो, बट ये पेज बहुत ही काम का है। तो देखो जो स्वेदी पेशीय संवेदनात्मक अवस्था इंद्रजनित अवस्था बोलते हैं, ये जन्म से 2 वर्ष। जीन पियाजे ने अपने पुत्र लॉरेंस और 2 पुत्रियां जो ल्यूसिन और जैकलिन पर प्रयोग किया। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ, धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान है वो ग्रहण करता है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण, जो वातावरण है यानी कि जो बाह्य जगत है उसका भी ज्ञान क्या करता है, ग्रहण करता है। और बात करें वह शिशु देखकर, सुनकर, स्पर्श, गंध द्वारा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, जो आता है 0 से 2 वर्ष में स्वेदी पेशीय में। ये सब यानी कि वो देख के, सुनकर, स्पर्श करके ये करेगा। और इस अवस्था में बालक में सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है। अब आपको पूछे कि सर्वाधिक उत्तेजना बालक में कौन सी अवस्था में पाई जाती है, क्या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में? तो स्वेदी पेशीय संवेदनात्मक अवस्था में क्या पाई जाती है, सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है। फिर बात करते हैं सेकंड है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तो 2 से 7 वर्ष है। अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा के माध्यम से, अभिव्यक्त व्यक्ति की भाषा के माध्यम से करेगा और वस्तुओं को पहचानना शुरू करेगा, छोटे छोटे कार्यों में मदद करेगा, रंगों को पहचानेगा, लेकिन तर्क वितर्क नहीं कर पाता है। कौन सी भी नहीं कर पाता है? क्या वो 2 से 7 वर्ष का होता है तो तर्क वितर्क कर पाता है? तो भाई ये तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, इसमें नहीं कर सकता है। वो तार्किक क्रियाएं करेगा, बट वो जब आ जाएगा 7 से 12 वर्ष वालों में स्थूल मूर्त क्रियात्मक में। बट यहाँ पर तार्किक क्रियाएं करेगा बालक केवल मूर्त अवस्थाओं तक सीमित होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन तर्क वितर्क नहीं कर पाता है, इसलिए अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं इसको। और
सक्रियात्मक अवस्था है ना 2 से 7 वाली, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इस अवस्था में जो संजीव चिंतन है, जो जीववाद है, यानी कि जो आत्म केंद्रित है, उसका गुण पाया जाता है। फिर बात करते हैं साथियों कि इस अवस्था को 2 अवधि में भी बांटा गया है। जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, एक तो प्राक संप्रेतात्मक अवधि जिसको पूर्व प्रज्ञा काल बोलते हैं, एक अंतर्दृष्टि अवधि जिसको प्रज्ञा काल बोलते हैं। जो ये होती है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जिसको पूर्ण प्रज्ञा काल बोलते हैं, ये साथियों 2 से 4 साल तक होती है। जो अंतर्दृष्टि अवधि जिसको प्रज्ञा काल बोलते हैं, ये 4 से 7 साल की होती है। इसमें बालक जोड़ घटाव गुणा ये भाग सब ये कर लेता है, किसमें अंतर्दृष्टि अवधि जो प्रज्ञा काल है इसमें। और पीछे जो कि कह देते हैं ना नियम छुपे रहते हैं, उनको भी समझ पाता है वो, यानी कि नियमों को नहीं समझ पाता है, ठीक है ना। यानी कि गुणा भाव तो कर लेता है भाग, पर उनके जो भी करता है भाग गुणा, उनके पीछे जो रूल होते हैं क्या कैसे होते हैं उनको नहीं समझ पाता, रट्टा से कर लेता है। फिर बात करते हैं साथियों अमूर्त या औपचारिक या सक्रियात्मक अवस्था, जो 12 से शुरू होकर प्रौढ़ावस्था तक या बालक के मस्तिष्क तक का यहाँ पूरा विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन अवस्था पूर्व अनुभवों द्वारा पहचान कर लेता है वो। तो अमूर्त बात कर रहे हैं, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो बालक है साथियों वो अमूर्त में, यानी कि अमूर्त चिंतन है उसका यहाँ पर विकास हो जाता है, और मूर्त अनुभवों द्वारा पूर्व अनुभव पहले के जो अनुभव है उनके द्वारा वो पहचान करता है। और इस अवस्था में कल्पना शक्ति, विचार निरीक्षण शक्ति, यानी कि विचार शक्ति, निरीक्षण शक्ति, तार्किक शक्ति, समस्या समाधान आदि मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। अमूर्त यानी कि यहाँ पर नाम मूर्त की बात हो रही है, तो यहाँ पर तो बालक केवल मूर्त अवस्थाओं तक सीमित था, और ये अमूर्त है, यानी कि अमूर्त चिंतन की बात कर रहे हैं, जो पहले के उसके अनुभवों के द्वारा वो पहचान लेता है। तो यहाँ पर निगमन तर्क नियम से उदाहरण की ओर चलता है, यानी कि अमूर्त औपचारिक में, यानी कि बालक है वो निगमन तर्क यानी कि नियम से उदाहरण की ओर देने में भी क्या हो जाता है, वो सक्षम हो जाता है, योग्य हो जाता है। अगर मान लो इसमें जो अमूर्त औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, मान लो इसमें एक टीचर ये बोलता है बालक को, ये बोलता है कि आप कल्पना करो कि ABCD एक त्रिभुज है, तो वो कल्पना करेगा, सोचेगा कि ABCD क्या है, एक त्रिभुज है, और वो त्रिभुज की संरचना बालक की आंखों के सामने आ जाएगी, तो वो होती है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था अमूर्त। यानी कि उसको तो टीचर ने बोला है कि आप ऐसे करो कि ABCD त्रिभुज है, उसके माइंड में आएगी, तो वो चीज उसके सामने नहीं है फिर भी उसके माइंड में आनी, वो होती है अमूर्त औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। भले ये पेज आपको इस तरह लिखा हुआ, छोटा छोटा लिखा हुआ हो, कुछ समझ में, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पेज, बहुत आप सभी के लिए फायदेमंद है रहने वाला ये पेज। आगे है गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसको सूझ सिद्धांत बोलते हैं, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत बोलते हैं। गेस्टाल्ट पूछे से सूझ सिद्धांत पूछ ले इनके प्रतिपादक कौन है, किसका है गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो ध्यान रखना वर्दिमर कोप्ता कोहलर इसके प्रतिपादक है। कोहलर ने सर्वप्रथम अंतर्दृष्टि शब्द का प्रयोग किया, और एक गुड की परिभाषा है कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। और एक अपनों ने जैसे ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत पढ़ा ना, उसमें एक चीज ये ध्यान रख लेना कि ब्रूनर है ये एक अन्वेंशन विधि है, वो ध्यान रखना कि ब्रूनर, एक तो ध्यान रखना हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है उसमें मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, और ब्रूनर की जो ध्यान रखना आपको अन्वेंशन विधि है उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना। तो मैं या तो यहाँ लिख देती हूँ कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अन्वेंशन विधि का अगर पूछा जाता है तो ब्रूनर ने लिख लो, या तो आप अन्वेंशन विधि को अधिगम के लिए महत्वपूर्ण माना ब्रूनर ने, ये लाइन मैं यहाँ अलग से लिख देती हूँ ब्रूनर वाले का, ठीक है। तो अगर ब्रूनर का पूछा जाता है आपको, ब्रूनर का कौन सा है संरचनात्मक सिद्धांत है, और पूछे कि ब्रूनर ने कौन सी विधि को महत्वपूर्ण माना, अन्वेंशन विधि को। तो अब तक आप पढ़ रहे थे गेस्टाल्ट सिद्धांत जिसको सूझ का सिद्धांत बोलते हैं, तो ध्यान रखना। और सूझ का आधार पूछे तो कल्पना है, यह सिद्धांत बालकों की, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सिद्धांत है जो गेस्टाल्ट सिद्धांत, सूझ सिद्धांत जिसको अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत बोलते हैं, ये बालकों की बुद्धि, कल्पना, तर्क शक्ति उसका क्या करता है, विकास करता है। और यह सिद्धांत समस्या समाधान के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, और इस सिद्धांत के माध्यम से पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र निकाला, और इस सिद्धांत से खोज विधि का क्या हुआ, जन्म हुआ। कौन सी, गेस्टाल्ट जो सूझ सिद्धांत है, गेस्टाल्ट सिद्धांत है, इससे खोज विधि का क्या हुआ, खोज विधि का जन्म हुआ, अनुसंधान के क्षेत्र में ये उपयोगी है। और ये मैंने सब आपको बता रखा था, क्योंकि कोहलर का जो सिद्धांत है सूझ का सिद्धांत है, ध्यान रखना, आपको ये पूछे अगर तो ध्यान रख लेना कोहलर का सिद्धांत।
और कोहलर ने कई तरह के पशु जैसे वन मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, मुर्गी हो गई, कुत्ते हो गए, इन पर भी प्रयोग किया था। ठीक है, जो ये वाला किया था ये एक जो सुल्तान नामक वन मनुष्य चिंपोजी था उस पर किया था, जो सबसे ज्यादा ये प्रचलित था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना इसको, अगर यहाँ से पूछा जाता है तो। ये मैंने सारी बताया था आपको किस तरह से एकदम से उसको एकदम से ये सूझता है कि हाँ मैं केले को पहले ये डिब्बे को उठाता है इस तरीके से, यानी कि एकदम से उसकी सूझ विकसित होती है किस हिसाब से। बाद में वो जो केले हैं उनके गुच्छे को पकड़ता है, पहले तो कितनी कोशिशें करता है, फिर बाद में वो निकाल लेता है। अगर आपको टोलमेल का चिन्ह अधिगम सिद्धांत पूछे, या जिसको अव्यक्त अधिगम सिद्धांत बोलते हैं, और एक ध्यान रखना जो कि कोहलर का सिद्धांत है ना, उस कोहलर के सिद्धांत के 3 नाम तो आपको पता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत, सूझ, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। उसके अलावा पूर्णाकार भी, समग्र सिद्धांत भी बोल देते हैं, सोच का सिद्धांत भी, कोई भी नाम आ जाए तो आप ध्यान रख लेना कोहलर का। पूर्ण से अंश का सिद्धांत भी बोल देते हैं ना। तो ये वाला जो टोलमेन का सिद्धांत है, प्रतिपादक पूछे तो टोलमेन, ठीक है ना, यानी कि चिन्ह का सिद्धांत पूछे, चिन्ह अधिगम का, तो टोलमेल है। और प्रयोग चूहे पर किया, और जो टोलमेल है प्रोफेसर एचवर्ड चेस टोलमेल, जिन्होंने सिद्धांत को प्रतीक अधिगम सिद्धांत भी कहा। और ये अन्य नाम इसके देख लो, प्रतीक अधिगम सिद्धांत भी बोलते हैं, लुप्त अधिगम, प्रत्यक्षात्मक सिद्धांत, उद्देश्य पूर्ण अधिगम सिद्धांत, संकेत संकेतक सिद्धांत, संकेत पूर्णाकार, साइन उद्देश्य सिद्धांत, कुछ भी आपको दे दे। ठीक है, ये मैंने बता दिया। ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, बस इसमें इतना ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि इन्होंने अन्वेषण पर ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया था। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा देख लेना। कौन सी विधि पर पूछे तो इस सिद्धांत को अन्वेषण सिद्धांत भी बोलते हैं, निर्मितवाद सिद्धांत भी बोलते हैं, संरचनात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इन्होंने अन्वेषण विधि पर देखो अधिक महत्वपूर्ण माना, इन्होंने अन्वेषण विधि को लिख रखा है मैंने। अब थोड़ा सा बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत देख लो। अगर आपको सामाजिक अधिगम सिद्धांत पूछे किसका, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत ध्यान रखना बांडुरा का है। मॉडलिंग सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। और बात करें इनके अन्य नाम भी देख लो, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, और अनुकरणात्मक सिद्धांत, प्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत, प्रतिरूप अधिगम सिद्धांत, अवलोकन अधिगम सिद्धांत, मॉडलिंग सिद्धांत बोलते हैं जिसको। और प्रवर्तक इनके सामाजिक अधिगम सिद्धांत के पूछे तो अल्बर्ट बांडुरा, ये अमेरिकी मनोविज्ञान है, जन्म 4 दिसंबर 1925 को कनाडा के अल्बर्ट प्रदेश में, और वोल्टर इनके सहयोगी थे। बांडुरा और उनके सहयोगियों ने प्रक्षेपणात्मक अधिगम की विस्तृत खोज की। प्रक्षेपणात्मक अधिगम की खोज की उन्होंने की, बांडुरा और उनके जो सहयोगी हैं। और इस प्रकार के अधिगम को व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। इस प्रकार के जो व्यक्ति में जब हम कुछ भी समाज से सीखते हैं तो ये देखकर अर्थात अवलोकन करके सीखते हैं, इसलिए इसे अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। यानी कि समाज में रहते जो भी हम समाज में देखेंगे वहां से देख कर समाज से सीखते हैं, अवलोकन करके वो सीखते हैं, वो ही अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत है। यानी कि दूसरों को देखकर उनके जैसा, अथवा समाज की बात हो रही, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, वे समाज से अपने अधिगम करेंगे, है ना। तो बांडुरा का सिद्धांत है समाज से, दूसरों को देखकर, समाज में जितने भी लोग हैं जिनको देख करके जैसा अथवा उनके अनुसार व्यवहार कर, उनको दूसरों के व्यवहारों में अपने जीवन को उतारने, समाज द्वारा स्वीकार मान्य व्यवहारों को धारण करने तथा अस्वीकृत व्यवहारों को छोड़ने के कारण ही वह सामाजिक अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो जब हम दूसरों के व्यवहारों का प्रक्षेपण करते हैं और उसी तरह व्यवहार करने लगते हैं तो अधिगम को प्रक्षेपणात्मक अधिगम सिद्धांत या मॉडलिंग भी कहते हैं। तो बस आप इतने से ध्यान रख लेना, ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका, बांडुरा। बाकी तो सामाजिक अधिगम से पता ही चल जाएगा, समाज से देख करके आप सीखोगे ना, अवलोकन करके। अब मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है ना इनके बारे में, फिल्म के दृश्य 3 कौन कौन से, आक्रामक भूमिका, ये सब समझा रखे हैं, गुड़िया पर इन्होंने कैसे प्रयोग किया था। ठीक है, ये 4 सोपान है, इतना बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। बाकी इनकी ये पुस्तक देख लेना कि जो इनकी पुस्तक है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, इसमें सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की। बाकी थोड़ा सा रॉबर्ट गेने का अधिगम सोपान की देख लो। रॉबर्ट गेने का जो सोपान की देखो, रॉबर्ट गेने ने 1965 नामक मनोवैज्ञानिक ने अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए गेने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के कितने 8 प्रकार बताए। तो आपको ये 8 प्रकार देखने हैं, ठीक है ना। किनके है, रॉबर्ट गेने के है। निम्न वाला, नीचे वाला पूछे सबसे निम्न स्तर का तो सांकेतिक सीखना है, और आपको उच्च स्तर का पूछे तो समस्या समाधान से सीखना। ये इनके 8 स्तर है। जो पहला है सांकेतिक स्तर, फिर उद्दीपक अनुक्रिया सीखना, फिर सरल श्रृंखला का सीखना। और मैंने इनको फुल डिटेल से भी बता रखा है, आप ना प्लेलिस्ट चेक करना, वहां पर बहुत शानदार तरीके से समझा रखा है। भाई अब ये रिवीजन क्लास है, मेरे से दोबारा इतने एक चीज नहीं बताई जा सकती। शाब्दिक साहचर्य सीखना, यानी कि एक शब्द पे आपको बताऊं, ये चीज यहाँ पर इम्पॉसिबल है। विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, नियम सीखना, समस्या समाधान सीखना, ये सब इनके क्या है, ये स्तर है किनके है, रॉबर्ट गेने
देने के। अब जो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत है, ये किसका है? अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम ये डेविड आशुबल का है। तो प्रतिपादक कौन है? डेविड आशुबल। निगमन विधि को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, डेविड आशुबल ने, इंपॉर्टेंट है, जिसे आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में रखा गया है। तो ध्यान रखना, अर्थपूर्ण शाब्दिक अर्थ डेविड आशुबल का, और इन्होंने आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में रखा है। फिर बात करते हैं डेविड आशुबल के अधिगम के सिद्धांत। देख लो 4 है, ये 4 यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। डेविड आशुबल के अधिगम के 4 सिद्धांत, इनको मैंने फुल डिटेल से बता रखा है, रट कर सीखना है। एक और एक अर्थपूर्ण अधिगम, एक अभिग्रहण अधिगम है, एक अन्वेषण अधिगम है। और जो अभिग्रहण अधिगम है ये 2 प्रकार के हैं, रटकर अभिग्रहण अधिगम और अर्थपूर्ण अभिग्रहण अधिगम। और एक जेरोम ब्रूनर की ये लाइन मैंने करवाया था थोड़ी देर पहले, जेरोम ब्रूनर का, उनकी एक लाइन ये भी ध्यान रखना, आगमन विधि को महत्वपूर्ण माना है उन्होंने। अब देख लेते हैं थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत। ये व्यवहारवादी सिद्धांत ही है। थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद सिद्धांत है, इनके अन्य नाम देख लो क्या क्या है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, जिसको संबंधवाद सिद्धांत को बोलते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत एसआर सिद्धांत बोलते हैं, आवर्ती का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, योजनावाद का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। अब बात करें साथियों प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया, ठीक है ना, अमेरिका के थॉर्नडाइक है। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक, इन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया 1898 ईस्वी में पहली बार अपने पीएचडी शोध प्रबंध, जिसका शीर्षक एनिमल इंटेलिजेंस था। इसमें पहली बार प्रयास व त्रुटि का क्या किया, विचार किया। अब थॉर्नडाइक से संबंधित कुछ चीजें और देख लो। थॉर्नडाइक क्या थे? अमेरिकी मनोविज्ञान थे, पूछे आपको। ये मूलतः पशु मनोवैज्ञानिक थे, विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री थे, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक थे, और पशु मनोविज्ञान के जनक ये थे, मैंने पहले बता दिया, मनोवैज्ञानिक पशु मनोवैज्ञानिक थे। और व्यवहारवादी सिद्धांत की बात करें तो व्यवहारवादी आंतरिक मानसिक क्रियाओं को स्वीकार नहीं करते हैं तथा उद्दीपक व अनुक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं, जो व्यवहारवादी सिद्धांत होते हैं। तो इनका जो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, जिसको प्रयत्न में भूल का सिद्धांत बोलते हैं, संबंधवाद या बंध का सिद्धांत भी बोलते हैं, तो उद्दीपक अनुक्रिया सार का सिद्धांत इन्हीं का। थॉर्नडाइक की बात करें साथियों, तो इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1913 में अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में किया, ठीक है। और प्रयोग किस पर किया? भूखी बिल्ली उस पर किया। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर यह प्रयोग किया था साथियों, पता है आपको? ये सब आपको प्रक्रिया पता है, कैसे कैसे ये हुआ था सब कुछ। जैसे इस भूखी बिल्ली के सामने जो भी रखा है ना, मांस का टुकड़ा रखा है, भोजन रखा है, इसको तो बोलते हैं उद्दीपक, यानी कि इनके सामने जो भी वस्तु या किसी भी, मान लो कोई खाने की जो चीज रखी है, वो जो खाने की चीज रखी है वो इसको प्रेरित करती है ना, वो तो उद्दीपक, उसको तो उद्दीपक कहते हैं। जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, जो इसका लक्ष्य है, तो उद्दीपक ये होता है, यानी कि भोजन पानी लक्ष्य है, स्टिमुलस। और फिर अनुक्रिया होती है, रिस्पॉन्स, भोजन का खाना, यानी कि वो उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला जो काम है उसका जो अनुक्रिया करती है, जैसे भोजन का खाना यानी कि पानी का पीना, ये क्या है? ये रिस्पॉन्स है, अनुक्रिया, यानी कि आर दे दे या आपको, या अनुक्रिया या आर दे दे, रिस्पॉन्स। थॉर्नडाइक ने ये कहा था कि बिल्ली है ना, वो बिल्ली भूखी होनी चाहिए और सीखने के लिए प्रेरणा का भी होना जरूरी है, ये भी बोला था। और जो बिल्ली है उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन का जरूरी होना है। होना क्या है? भोजन का जरूरी है। वो जो भोजन है ना इसके सामने, वो ही पुनर्बलन का काम करेगा। फिर अब देख लो थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम देख लो। तत्परता का नियम हो गया, अभ्यास का नियम हो गया, जिसको उपयोग व अनुक्रिया का नियम बोलते हैं, प्रभाव व परिणाम का नियम हो गया। तत्परता का नियम 1935 में थॉर्नडाइक अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ वांट्स इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स में तत्परता के स्थान पर आवश्यकता, रुचि एवं अभिवृत्तियों पर बल दिया है। फिर अभ्यास का नियम बात करें तो जैसे कि कर्त अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, ये सुना आपने। और प्रभाव व परिणाम का नियम, संतोष, जिसको संतोष या असंतोष का नियम बोलते हैं, प्रसन्नता तथा दुख का नियम बोलते हैं। तो ये 3 है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, यानी कि किसी भी कोई भी काम है उसको अगर बार बार दोहराते हो तो वो दृढ़ हो जाता है, तो मनुष्य को दक्ष बना देता है। और प्रभाव है परिणाम का नियम हो गया। तो ये थोड़ा सा देख लो, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का, ठीक है। तो उद्दीपक स्टिमुलस क्या है? भोजन पानी लक्ष्य, जो बिल्ली के सामने रखा है, जो चीज उसको खाने के लिए करती है, मान लीजिए जो उसके सामने रखा है लक्ष्य है उसका, वो तो उद्दीपक है। और जो ये भोजन का खाना जो क्रिया करती है वो अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स। और इसमें सीखने के अन्य गौण नियम भी देख लो, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, साचर्य परिवर्तन का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, पूर्ण से अंश की ओर। अब साथियों बात करते हैं पावलोव का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है। आपको पूछे क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसका है, तो पावलोव का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अन्य नाम भी देख लो क्या क्या है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं, संबंध प्रत्यावर्तन, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, सहज अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत,
सिद्धांत, CR थ्योरी, ये सब किसके? क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत के नाम। इनमें से कुछ भी दे दे तो सब पावलोव के हैं, ठीक है। तो पावलोव को ध्यान रखना अनुबंधन का जनक यानी कि पिता कहते हैं, और पावलोव क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जो कि ये है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, ये पावलोव का है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन पूछे तो 1904 में हुआ। तो क्लासिकल सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत की बात करें तो प्रवर्तक पावलोव हो गए, समर्थक वाटसन हो गए। प्रयोग उन्होंने भूखे कुत्ते पर किया। और जो पावलोव है ना साथियों, इन पावलोव ने एक कुत्ते की एक पेरोटिड ग्रंथि है उसका ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करते हुए इस प्रयोग का सिद्ध किया था साथियों। और इस कारण इनको 1904 में क्या नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब बात करते हैं एक स्वाभाविक उद्दीपक और एक अस्वाभाविक उद्दीपक। ये क्या है साथियों? जो स्वाभाविक उद्दीपक है, अनुक्रिया जो स्वाभाविक उद्दीपक है, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक में मान लो कोई व्यक्ति है, वो अगर वो बिल्कुल भूखा है, उस भूखे व्यक्ति के सामने मान लो भोजन आ जाता है, और भोजन आने पर उसमें उसके को भूखा कुत्ता, मान लो भूखा कुत्ता ही है, और उसके सामने मान लो भोजन आया, और उस भोजन को देखकर उसके मुंह में जब लार आती है, लार आना ही क्या है, वो अपने आप ही आएगी, वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो वो तो स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। जैसे भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, और जो घंटी घंटी की आवाज है वो अस्वाभाविक उद्दीपक है। यानी कि कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक उद्दीपक हो गया, यानी कि भोजन के प्रति आ रही है, और वही क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी के प्रति, जब घंटी बजती है तो घंटी के प्रति होने लगती है, तो वो होती है अस्वाभाविक उद्दीपक। क्योंकि आप लोगों ने ये सारा देखा होगा, यानी कि पहले तो उसको भोजन दिया जाता है, मैंने जब समझाया था आपको वीडियो में, यानी पहले क्लासेस करवा रखी है, फिर उसी कुत्ते को घंटी बजा करके, खाली घंटी बजा करके, यानी कि उसको लगता है कि भी मेरे को घंटी बजी है तो मेरे को भोजन मिलेगा, तो यह स्वाभाविक उद्दीपक है। जिससे आप ये सोचो कि छोटा बच्चा है, उसको चॉकलेट दिखाया जाता है, चॉकलेट दिखाने पर उसके जब मुंह में पानी आता है, वो तो स्वाभाविक होगी। और चॉकलेट का जब खाली पैकेट उसके सामने दिखाया जाता है तब भी बच्चे के मुंह में पानी आना, वो अस्वाभाविक होती है। वो देखो चॉकलेट दिखाओगे तब तो आ ही रहा है, जब उसका खाली पैकेट दिखाओगे तो भी उसके मुंह में पानी आ रहा है, उसको लगेगा भी अगर मेरे को ये दिखा रहा है तो मेरे को चॉकलेट मिलेगी, तो वो अस्वाभाविक उद्दीपक होता है। तो अब देख लो पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पूछे तो पावलोव का है। ये सारा मैंने यहाँ पर समझा रखा है, अगर समझ नहीं आता अभी मेरा समझाया हुआ तो भाई मैं फटाफट करवा रही हूँ। थोड़ा सा मेरा खुद का माइंड ऐसा है कि बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, ये करवाना वो करवाना। आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हो, ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है। ये देख लो यहाँ स्वाभाविक उद्दीपक, इसके सामने देखो भूखा कुत्ता है और इसके सामने भोजन पड़ा है, ये स्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन को देख करके जब लार टपकेगा तो ये तो स्वाभाविक उद्दीपक है। जब घंटी बजी, घंटी बजाए, पहले भोजन दिखाया फिर घंटी बजाएगा, और घंटी बजा करके भी ये लार पटकेगा। लार तो इस भोजन दिखाने पे भी टपक रहा है, और जब घंटी बजाई जा रही है तब भी लार टपक रहा है, बट घंटी बजा करके जब लार टपक रहा है ये अस्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक उद्दीपक यूसीएस और अस्वाभाविक उद्दीपक सीएस, ठीक है। अनुक्रिया रिस्पॉन्स, जो ये लार टपक रहा है ना, ये क्रिया कर रहा है इस भोजन को देख करके, घंटी को देख करके, ये अनुक्रिया रिस्पॉन्स है, ठीक है। देखो इसको यूसीएस दिखाया, भोजन दिखाया, अनकंडीशनल स्टिमुलस, जब इसको भोजन दिखाया तो भी इसने लार टपक दी, यूसीआर। फिर भोजन भी दिखाया, यहाँ तो अकेला भोजन दिखाया गया पहले, फिर इसको पहले घंटी बजाई गई, फिर भोजन दिखाया गया, फिर इसको लगा भी घंटी बजाई है तो भोजन मिलेगा, तो यहाँ पर पहले घंटी बजाई गई फिर भोजन मिलेगा, फिर भी इसने लार पटकी, फिर इसको कल्ले घंटी बजाई गई तो भी इसने लार पटक दी। यानी पहले तो भोजन दिखाया गया, इसको इसने लार टपकी, फिर इसको पहले घंटी बजाई, इसको लगा भी घंटी बजाई है तो भोजन मिले, फिर भोजन दिखाया, फिर यहाँ भी इसको लग रहा है यहाँ अगर घंटी बजाकर भोजन दिखाया तो यहाँ घंटी के बाद में मेरे को भोजन मिलेगा, तो यहाँ भी लार टपक रहा है ये, ठीक है। तो इसको आपको कुछ भी नाम दिया जा सकता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पूछे तो भी पावलोव का, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पूछे तो भी पावलोव का, CR थ्योरी, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, कुछ भी बोले तो पावलोव का है। कुछ साथियों इस पेज पर ना अपने ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी देख लो कि अपने ये बाल विकास के सिद्धांत है और यहाँ प्रवर्तक लिखे हो, यहाँ से पूछे जाते हो तो एक बार ये सीधे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के आपको प्रवर्तक पूछे तो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के फ्रायड है, और मनोसामाजिक सिद्धांत के इरिक एरिक्सन है। ध्यान रखना, इरिक एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत के, नैतिक विकास सिद्धांत के कोहलबर्ग, मनोलैंगिक फ्रायड, मनोसामाजिक इरिक एरिक्सन, नैतिक विकास कोहलबर्ग, सामाजिक सामयिक पारिस्थितिकी सिद्धांत के यूरी ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर, ठीक है ना। और भाषाई विकास के सिद्धांत के नोम चॉम्स्की, और सामाजिक सांस्कृतिक विकास के वाइगोत्स्की, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जीन प्याजे, परिपक्वता सिद्धांत के गेसेल।
अब आप इसमें बाल विकास में ये इम्पोर्टेंट है, मैं देखो यहाँ पर आपको फुल डिटेल से या फुल थ्योरी मतलब फुल आपको पूरा कंप्लीट नहीं करवा रही हूँ, यहाँ पर बस रिवीजन है उन चीज़ों का जो मेरे को लगे हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी भैया आप मैंने क्लासेस सारी डाल रखी है, प्ले लिस्ट चेक करोगे तो आपको साइकोलॉजी की सारी क्लासें मिल जाएगी, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया हुआ है। वहाँ जो पहली बार कर रहा है उसको भी समझ में आ जाएगी चीज़ें, यानी कि जीरो से समझाया है बिल्कुल ही आसान तरीके से, आसान भाषा में। तो अगर आपको पूछे कि फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है, प्रवर्तक पूछे तो सिगमंड फ्राइड है, और फ्राइड ने इस काम शक्ति को लिबिडो कहा है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन्होंने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, तो 5 अवस्थाएं बताई। ध्यान रखना 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है, मुख्य अवस्था है, गुद्य अवस्था है, लैंगिक अवस्था है, अदृश्य अवस्था है और जनन केंद्रीय अवस्था है। ये है 5 अवस्थाएं मनोलैंगिक विकास के इंपॉर्टेंट है। और बात करें साथियों कि मुख्य अवस्था का, और इसको मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है, आप इसको सर्च कर लेना मिल जाएगा। ये मुख्य अवस्था की बात करें साथियों तो जो ओरल स्टेज है ये कामुकता की प्रथम अवस्था है। अगर आपको पूछे कि कामुकता की प्रथम अवस्था कौन सी है तो मुख्य अवस्था है, और शिशु में जन्म से लेकर के 18 वर्ष या 1.5 वर्ष तक रहती है, और एनसीईआरटी की बुक में 0 से 1 वर्ष भी लिखा हुआ है ये, तो ध्यान रखना मुख्य अवस्था है, जन्म से 18 या 1.5 वर्ष मिलता है ऑप्शन में, तो 18 या 1.5 वर्ष दोनों नहीं आएगा, या फिर 1 वर्ष देगा या फिर इनमें से देगा, ठीक है ना। और इस अवस्था में कामुकता मुख के क्षेत्र में केंद्रित होती है। फिर बात करते हैं गुद्य अवस्था। गुद्य अवस्था होती है 18 माह से लेकर के 3 वर्ष तक। मुख्य अवस्था 18 माह लेके 1.5 वर्ष या 1 वर्ष तक, और गुद्य अवस्था 18 माह से 3 वर्ष तक। और बालक की काम शक्ति है वो मुख से हटकर गुद्दा क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है। और लैंगिक अवस्था की बात करें तो 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष की आयु है। इस अवस्था में काम शक्ति का केंद्र है वो बिंदु जननेंद्रिय होती है, जो कि ओडिपस और इलेक्ट्रा, यानी कि ओडिपस है ये लड़कों में होता है, यानी कि मातृ जनन जो मनोग्रंथि है, यानी कि लड़के का माता के प्रति लगाव, और इलेक्ट्रा यानी कि लड़की में होती है जो पितृ मनोग्रंथि, यानी कि लड़की का पिता के प्रति लड़की का जो लगाव है। और अदृश्य अवस्था की बात करें 6 से 12 वर्ष के बीच की आयु में आती है, और इसमें काम शक्ति का अदृश्य होता है। और जो जनेंद्रिय अवस्था है मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था या 12 वर्ष से प्रारंभ होकर के 18 वर्ष की आयु तक चलती है। काम शक्ति जनेंद्रियों पर केंद्रित रहती है, और जिसका उपयोग वह विपरीत लिंग व संतानोत्पत्ति के लिए करता है। तो एक बार फिर से देख लो कि मनोलैंगिक विकास फ्राइड का है, और फ्राइड ने काम शक्ति को लिबिडो कहा है। और 5 अवस्थाएं जो बताई है, मुख्य अवस्था है ये कामुकता की प्रथम अवस्था है जो 18 वर्ष से 1.5 वर्ष तक रहती है। गुद्य अवस्था देखो ये तो 18 वर्ष से 1.5 वर्ष होगी, यानी कि 1 वर्ष आता है तो 1 वर्ष से। गुद्य अवस्था 18 माह से लेकर के 3 वर्ष ध्यान रखना। और फिर जो लैंगिक अवस्था 3 से 5 वर्ष ध्यान रखना, और जनेंद्रिय वो 6 से 12 वर्ष ध्यान रखना, यानी कि 18 से 1.5 वर्ष, फिर 18 माह से यानी कि 18 माह से 3 वर्ष, फिर 3 साल से यानी कि 5 वर्ष, फिर अदृश्यता यानी कि 6 से 12 वर्ष, और जो जनेंद्रिय अवस्था है वो 12 वर्ष से प्रारंभ होकर के यानी कि 18 वर्ष, ठीक है ना, 18 वर्ष तक ये चलती है। ये हो गया अपना। ये थोड़ा सा ये देख लेते हैं कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है, ठीक है। नैतिक विकास सिद्धांत पूछे तो कोहलबर्ग का है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने 1969 में नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब साथियों बात करते हैं इसमें, देखो इन्होंने ये ध्यान रखना आप कि सिद्धांत के 3 स्तर बताए, 6 अवस्था बताई जिनके अनुसार नैतिक विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो आप ये 3 स्तर है, इनकी जो 6 अवस्थाएं हैं ये थोड़ा सा आप देख लो, यहाँ से अगर प्रश्न बनते हैं तो ये देखो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। इनकी कुल 6 अवस्थाएं हैं और जो 3 स्तरों में बांटा गया है। देखो पहली जो इनका है प्री कन्वेंशन स्टेज, जिसको पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत अवस्था बोलते हैं। ये 3 स्तर तो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं तीनों के तीनों। प्री कन्वेंशन स्टेज पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरी है कन्वेंशन स्टेज पारंपरिक या परंपरागत अवस्था, तीसरी है पोस्ट कन्वेंशन स्टेज उत्तर पारंपरिक अवस्था। बात करते हैं जो प्री कन्वेंशन स्टेज है, ये अवस्था 4 से 10 वर्ष तक होती है, और इस अवस्था में नैतिकता का देखो साथियों अभाव पाया जाता है। जो प्री कन्वेंशन है, क्योंकि ये 4 से 10 वर्ष तक के होते हैं, 10 वर्ष वाले में नैतिकता कहाँ से आएगा, तो नैतिकता का अभाव पाया जाता है। परंतु बालक का नैतिक विकास यहाँ पर प्रारंभ हो
जाता है। 4 से 10 वर्ष के प्री कन्वेंशन स्टेज, नैतिकता का वैसे अभाव पाया जाता है बट वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, और बालक अपने परिवार के वयस्क सदस्यों की नैतिकता की बातें भी सीखता है। और इस स्तर की 2 अवस्थाएं हैं, आशा एवं दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था। यानी कि जो प्री कन्वेंशन स्टेज है जिसमें आज्ञा एवं दंड की अवस्था है ना, 2 अवस्थाएं बताई है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इसमें जो बच्चा है वो बालक वो आज्ञा क्यों मानता है, इसलिए मानता है कि उसे दंड ना मिले। और अहंकार की अवस्था जिसको क्या बोलते हैं, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता भी बोलते हैं। तो इस वाली अवस्था में, अहंकार वाली अवस्था में क्या रहता है, बालक में अहम का भाव रहता है। ठीक है, तो ये हो गई प्री कन्वेंशन स्टेज जिसको पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत अवस्था बोलते हैं, जो 4 से 10 वर्ष तक होती है। इसमें नैतिकता का भाव होता है बट नैतिकता या नैतिक विकास यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। 2 अवस्थाएं इसकी, आशा एवं दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था। फिर सेकंड है कन्वेंशन स्टेज जिसको पारंपरिक परंपरागत अवस्था बोलते हैं। इसमें 2 है, प्रशंसा की अवस्था जिसको उत्तम लड़का, अच्छी लड़की की अवस्था बोलते हैं। दूसरी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था। तो ये रहा, मैंने यहाँ पर कर रखा है सेकंड, देख लो यहाँ पर ये रहा। यानी कि कन्वेंशन स्टेज जो बाल्य अवस्था है, ये देखो कन्वेंशन स्टेज दूसरी जो स्तर आ गया, यानी कि कन्वेंशन स्टेज जिसको पारंपरिक परंपरागत अवस्था बोलते हैं, ये बाल्य अवस्था होती है जो 10 से 13 वर्ष की होती है। और इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। इस अवस्था में बालक अपने समाज, धर्म, राष्ट्र एवं संस्कृति के आधार पर एवं इनके द्वारा बताए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। फिर बात करते हैं इस अवस्था की अवस्थाएं, देख लो, प्रशंसा की अवस्था हो गई, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था कन्वेंशन स्टेज में आती है। यानी कि प्रशंसा की अवस्था, मान लो कि जो बच्चा है वो प्रशंसा पाना चाहता है, इसमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की जो अवस्था, इसमें बात करें तो बालक समाज द्वारा निर्धारित जितने भी व्यवस्था उनको नियमों के प्रति वो सम्मान रखता है। फिर बात करें साथियों पोस्ट कन्वेंशन स्टेज जो तीसरा स्तर है, देखो इसमें मैंने स्तर बताए हैं 3 और जो कुल अवस्था हो जाती है वो 6 हो जाती है। तो पोस्ट कन्वेंशन को किशोर अवस्था बोलते हैं, जो 13 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है। और इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है एवं बालक नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। इसके बाद बालक स्वयं नैतिक मूल्यों का निर्धारण करता है। और इस अवस्था में भी 2 अवस्थाएं शामिल है, एक सामाजिक समझौते की अवस्था, एक विवेक की अवस्था जिसको सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत उन्मुक्ता बोलते हैं। यानी कि सामाजिक समझौते की अवस्था की बात करें तो साथियों इसमें बालक को कई परिस्थितियों से भी समझौता करना पड़ता है समाज में। ठीक है, और तो ये हो गई इनकी, ये देखो यहाँ पर, ये देखो 3 तो स्तर हो गए। एक तो पहला ये रहा जो प्री कन्वेंशन स्टेज हो गया, दूसरा ये रहा जो कि कन्वेंशन स्टेज हो गया, और तीसरा ये रहा जो पोस्ट कन्वेंशन स्टेज हो गया। पोस्ट कन्वेंशन स्टेज में ये आते हैं सामाजिक समझौते की अवस्था, विवेक की अवस्था। और कन्वेंशन स्टेज में बात करें तो इसमें आती है उत्तम लड़का लड़की की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। और जो प्री कन्वेंशन है उसमें आती है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था। फिर बात करें साथियों मूल प्रवृत्ति का संवेग, थोड़ा सा अब आप ये देख लो, ये जो 14 संवेग है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल एम गिलफोर्ड ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग भय को बताया है। एम बालक में कुल कितने 14 संवेग होते हैं, ये देखना। पहले संवेग तथा बाद में मूल प्रवृत्ति होती है, और मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता पूछे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकडूगल। तो ये देखो साथियों यहाँ पर देख लो जो 14 आपको संवेग बताए हैं, इनके जितने भी संवेग हैं इनकी मूल प्रवृत्ति देख लो कौन कौन सी। भय संवेग होने पर मूल प्रवृत्ति पलायन, भय की पलायन, वात्सल्य की है संतान कामना और आत्महीनता की दैन्य, भूख की भोजनान्वेषण, घृणा की निवृत्ति, आत्माभिमान की आत्म गौरव, आश्चर्य का जिज्ञासा, और क्रोध की मूल प्रवृत्ति है क्रोध स्वयं की युत्सा और अधिकार की संग्रहण, और आमोद की हास्य, कृति भाव की रचनात्मकता, और कामुकता की कामवृत्ति, एकांकीपन की सामूहिकता, कष्ट करुणा संवेदना, शरणागति। ठीक है, अब फटाफट साथियों 21वीं सदी के बालक के कौशल का यहाँ पर रिवीजन और कर लेते हैं। देखो 21वीं सदी के बालक के कौशल की बात करें तो साथियों पहले देखो ये 3 है, अधिगम कौशल, साक्षरता कौशल, जीवन कौशल। अधिगम कौशल को लर्निंग स्किल बोलते हैं, साक्षरता को लिटरेसी स्किल बोलते हैं, जीवन कौशल को लाइफ स्किल बोलते हैं। अब साथियों बात करें लिटरेसी स्किल में, आपको पूछे लिटरेसी स्किल यानी कि जो अधिगम के कौशल सीखने के, इसमें 4 सी है। 4 सी कौन कौन सी है? सी से देखो 4 आएंगे आपको। सी से एक क्रिटिकल थिंकिंग आएगी जिसको आलोचनात्मक सोच बोलते हैं, एक आएगी क्रिएटिविटी जिसको रचनात्मकता बोलते हैं, एक कोलोब्रेशन यानी कि सहयोग, एक आएगा कम्युनिकेशन संचार। तो जो लिटरेसी स्किल है इसमें 4 सी है, नाम ध्यान रखना कौन कौन से आते हैं आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने तीनों बता दिए, 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। सीखने के कौशल के पढ़ ले अपनों ने 3। फिर साक्षरता कौशल लिटरेसी स्किल में कौन कौन से आते हैं?
ये लिटरेसी स्किल में बात करें साथियों, तो जिसको साक्षरता कौशल बोलते हैं लिटरेसी स्किल, इसमें आते हैं IMT। आई से आता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, M से आता है मीडिया लिटरेसी सॉरी, और T से आता है टेक्नोलॉजी लिटरेसी। तो ये आपको पूछे जा सकते हैं कि लिटरेसी कौशल में कौन कौन सी है, आपको कोई दूसरे के दे करके, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता होगा कि सूचना साक्षरता जो IMT में जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी आती है, इसमें सही और स्ट्रिक्ट जानकारी का चयन करना, स्रोतों को विश्वसनीयता और तथ्यों की पुष्टि करना, ये सब तो इनका फुल डिटेल्स है यहाँ पर। तो अब तक आप लोगों ने देखा कि सीखने के कौशल लिटरेसी स्किल में 4C आती है, क्रिटिकल थिंकिंग आता है, क्रिएटिविटी आती है, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन। साक्षरता कौशल जो लिटरेसी स्किल है, इसमें आता है IMT, आई से इंफॉर्मेशन लिटरेसी, M से आता है मीडिया लिटरेसी, T से आता है टेक्नोलॉजी लिटरेसी। फिर आता है जीवन कौशल जिसको लाइफ स्किल बोलते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं फ्लिप्स यानी कि FLIPS। तो इनको पढ़ लेते हैं। तो ये रहा साथियों जीवन कौशल लाइफ स्किल्स में आता है फ्लिप्स, F से यानी कि पहले तो देखो ये कौशल विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और पेशेवर जीवन के अमूर्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। अब फ्लिप्स यानी कि स्किल लाइफ स्किल में आता है पहला फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आता है। L से लीडरशिप यानी कि नेतृत्व, I से इनिशिएटिव पहला आता है, और P से प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता आती है, और S से आता है सोशल स्किल यानी कि सामाजिक कौशल ये आती है। और यहाँ पर इनको फुल डिटेल से भी मैंने लिख रखा है। फिर बात करते हैं साथियों पाठ्यक्रम और नीतिगत पहल। इसमें देखो जो NEP 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें 21वीं सदी के कौशलों को शिक्षा का मूल आधार माना है। और इसमें किस किस को बढ़ावा दिया जाता है वो देखो, स्किल बेस्ड करिकुलम को, एक्सपीरियंटल लर्निंग और वोकेशनल इंटीग्रेशन, कक्षा 6 से इन सबको क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। और ये थोड़े से आप देख लो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित 10 कौशल है जो कौन कौन से हैं, इनको भी अगर देखना चाहो तो थोड़े देख लेना। और एक ये और देख लो 21वीं सदी के कौशल के संदर्भ में STEM का क्या अर्थ है। अब आपको ये भी दिया जा सकता है, तो आपकी E की जगह एजुकेशन भी दिया जा सकता है, इंग्लिश भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो S से आपको ध्यान रखना है क्या है, S से साइंस कहाँ पर, तीनों में ही है, तो ये आप एक बार ये देखो साइंस। T से टेक्नोलॉजी, ये सही है, टेक्नोलॉजी यहाँ भी ये भी सही है। E से या अंग्रेजी है, इंग्लिश गलत है। E से क्या आएगा, E से आएगा इंजीनियरिंग अभियांत्रण आएगा, और M से मैथमेटिक्स गणित आएगा, ये वाला सही है, ठीक है ना। अब साथियों आपका ये समायोजन कुसमायोजन वाला ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बट अब ये क्लास मैंने डाल रखी है बहुत शानदार तरीके से। अगर बोलोगे तो देखो आपको मैं जितनी भी है इनकी लिंक डाल दूंगी। अब शायद इतना फुल डिटेल में यहाँ समझाना मुश्किल है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लगाया उनको थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। तो थोड़ा सा आप देख लो समायोजन की जो पत्तियां, रक्षात्मक युक्तियां, मनोरचनाएं, विधियां, तरीके। देखो रक्षात्मक युक्तियां समायोजन की पत्तियां हैं वो 2 प्रकार के मुख्यतः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपाय। प्रत्यक्ष उपाय की बात करें साथियों तो तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय वे है जिनमें व्यक्ति चेतनावस्था में अपने तनाव को कम करने के लिए कुछ प्रयत्न करता है।